हे गाइस वर्ज स्वागत है आपका मैं शांक उल्टे एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 ऑसम फैक्ट्स अबाउट द फ्लैश। और इस वीडियो में मैं दोनों टीवी सीरीज और कॉमिक बुक्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर तुमने यार टीवी शो नहीं देखा फ्लैश का तो जाओ जल्दी जाके देख लो, क्योंकि लिटरली इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स होने वाले। तो अगर तुम प्लान भी कर रहे हो कि मैं कल देखूंगा या आज देखूंगा तो मेरी वीडियो से पहले चले जाओ और वो देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना, क्योंकि मेरी वीडियो कहीं नहीं भागी जा रही है। और इस वीडियो में मैं फाइनली तुम्हें द फ्लैश की हाईएस्ट रीच्ड स्पीड भी बताने वाला हूँ और भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें नहीं पता होंगे प्रॉबेबली, और अगर पता भी होंगे तो उनके पीछे का साइंस या रीज़न नहीं पता होगा। तो अगर ये सब जानना है तो वीडियो के साथ बने रहो। और विद अ फेयर स्पॉइलर वार्निंग एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, फ्लैश वॉज सपोज टू जॉइन एरो। तो प्रॉब्ली जितने भी लोग फ्लैश टीवी शो देखते हैं उनमें से बहुत कम फैंस को पता होगा कि फ्लैश सबसे पहले अपीयर हुआ था एरो के सीजन 2 में, और फर्स्ट अपीयरेंस से ही फैंस के बीच फ्लैश काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, जिसके बाद शो रनर्स ने डिसाइड किया कि फ्लैश को उसका अपना शो मिलना चाहिए। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया था, मतलब उनका ये फ्यूचर प्लान था कि अगर फ्लैश का जो पायलट एपिसोड है वो किसी भी तरीके से फ्लॉप होता है या फिर उसकी टीआरपी नहीं पहुंचती जितनी इन्होंने एक्सपेक्ट करी थी, तो ये लोग फ्लैश को वापस से एरो में इंट्रोड्यूस कराते फ्लैश के सीजन 1 के बाद, जिसके बाद प्रॉब्ली ग्रांट गस्टिन भी टॉम कैवेना की तरह एक रीअकरिंग एक्टर की तरह कास्ट होते हैं एरो के अंदर। जैसे टॉम कैवेना अब कास्ट हुए हैं रीअकरिंग एक्टर की तरह, मतलब गेस्ट एक्टर की तरह, वैसे ही ये लोग ग्रांट गस्टिन को भी साइन करते हैं एरो के अंदर। नंबर 9, केटलिन एंड किलर फ्रॉस्ट आर नॉट सेम। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों के लिए बता दूं, किलर फ्रॉस्ट और केटलिन स्नो दोनों सेम बॉडी शेयर नहीं करते। इनफैक्ट केटलिन स्नो और किलर फ्रॉस्ट का दूर दूर तक कोई रिलेशन भी नहीं होता है। बट कॉमिक्स में हमें लुइस लिंकन किलर फ्रॉस्ट के रोल में दिखी है। और एक चीज़ और है जो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और वो प्रॉब्ली ये है कि सीजन 3 के बाद हमें किलर फ्रॉस्ट एज एन एंटी हीरो शो हुई है। अब शो के अंदर हमें वो एंटी हीरो की तरह ही दिखी है, बट कॉमिक्स के अंदर वो एंड तक इविल ही रहती है और कभी भी एंटी हीरो या फिर हीरो का रोल नहीं करती है। नंबर 8, हंटर ज़ोल्मन इज नॉट ब्लैक फ्लैश। तो शो के अंदर हमें हंटर ज़ोल्मन वन ऑफ द मेन विलन्स की तरह दिखा था सीजन 2 के अंदर, और हम सब जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, बट उसके बावजूद भी बाद में टाइम रेट्स उसको ब्लैक फ्लैश बना देते हैं। बट कॉमिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता, और कॉमिक्स के अंदर सीधा एस्पेक्ट ऑफ डेथ ही ब्लैक फ्लैश होती है, जो कि आउटरन कर सकती है किसी भी स्पीडस्टर को, और कोई पर्सन नहीं होता है ब्लैक फ्लैश, जैसे जूम को इन्होंने आगे जाके कन्वर्ट कर दिया था वैसे। नंबर 7, स्पीड डीमन। तो मैं जानता हूँ तुम में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये स्पीड डीमन क्या है। तो यहीं कहीं 300 साल पहले डीसी और मार्वल कॉमिक्स का एक क्रॉसओवर हुआ था, और अगर तुम लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अब वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बट हमें उस कॉमिक्स के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग मिला हो या ना मिला हो, बट हमें एक इंटरेस्टिंग स्पीडस्टर मिला जो कि है स्पीड डीमन, जो कि घोस्ट राइडर और फ्लैश का मिक्सचर है। और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो ये बहुत तेज़ है तो ये उतना ज़्यादा तेज़ नहीं है, बट इसका डिज़ाइन अगर थोड़ा सा और बेहतर होता तो आज शायद ये काफ़ी पॉपुलर होता और तुम में से बहुत लोगों को पता होता कि स्पीड डीमन कौन है। नंबर 6, सैवाटार इज नॉट बेरीज फ्यूचर वर्जन। तो हमें शो के अंदर दिखाया गया है कि सैवाटार बेरी का इविल वर्जन है फ्यूचर से, बट कॉमिक्स के अंदर इसका बिल्कुल अपोजिट है। और कॉमिक्स के अंदर हमें सैवाटार की ट्रू आइडेंटिटी का भी पता ही नहीं लगने दी है। तो हम ये तो नहीं जानते कि सैवाटार कौन है, क्योंकि कॉमिक्स में इसका नाम कभी रिवील नहीं किया गया है। बट जो चीज़ हमें पता है वो ये है कि कॉमिक्स के अंदर सैवाटार बेरी का फ्यूचर वर्जन नहीं है, बल्कि वो एक आर्च नेमेसिस है बेरी का, जैसे रिवर्स फ्लैश है, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा एनिमी है बेरी का, और वो बेरी की जान के पीछे है, मतलब समझ सकते हो तुम लोग। नंबर 5, जो वेस्ट डजंट एग्जिस्ट इन कॉमिक्स। तो हमने शो में देखा है कि जब ईयरबड बेरी की मॉम को मार देता है तब बेरी के डैड को उसकी मॉम के मर्डर में जेल हो जाती है, तब जो वेस्ट बेरी को रेस करते हैं। बट कॉमिक्स में इससे बिल्कुल उल्टा होता है। कॉमिक्स में जब ऐसा सिनेरियो होता है, जब बेरी के डैड को इम्प्रिजनमेंट हो जाती है और बेरी की मॉम मर जाती है, तब कैप्टन डेरिल फ्रे बेरी को रेस करते हैं। और कॉमिक्स के अंदर जो वेस्ट नाम का कोई भी कैरेक्टर नहीं होता। मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने ये चीज़ क्यों चेंज कर दी, बट इन्होंने जो भी किया मेरे हिसाब से ठीक ही किया है, क्योंकि जो वेस्ट अब काफ़ी अच्छा कैरेक्टर बन चुका है, चाहे फिक्शनली सही। नंबर 4, बेरी हैज़ किल्ड समवन। तो जैसा कि हमें शो से पता है कि बेरी एलन कभी भी किसी को नहीं मारता है, यहाँ तक कि उसने जूम को भी छोड़ दिया था जब जूम ने उसके डैड को मार दिया था, और रिवर्स फ्लैश ने उसकी मॉम को मारा है तो उसने कभी भी रिवर्स फ्लैश को भी मारने की कोशिश नहीं करी। यहाँ तक कि रिवर्स फ्लैश ने तो उसकी डॉटर नोरा एलन को भी टाइमलाइन से इरेज कर दिया था, तब भी बेरी ने उसको नहीं मारा और छोड़ दिया, जिससे एक पॉइंट प्रूव होता है कि बेरी कभी भी किसी को नहीं मारता। बट कॉमिक्स में ऐसा नहीं हुआ। कॉमिक्स में रिवर्स फ्लैश को उसने मार दिया था
और ये हुआ था जब बेरी और आयरिस की मैरिज हो रही होती है, तब रिवर्स फ्लैश आता है आयरिस के पास और आयरिस से अपना लव कन्फेस करता है, बट आयरिस उसे मना कर देती है। तो वो गुस्से में आयरिस को मार देता है, जिसके थोड़े टाइम बाद बेरी डिसाइड करता है कि वो आयरिस से मूव ऑन करना चाहता है और वो दोबारा से मैरिज करने की सोचता है और वो मैरिज करने भी वाला होता है, बट रिवर्स फ्लैश वहाँ पे फिर से आ जाता है। और जब बेरी रिवर्स फ्लैश को रोकने की कोशिश करता है, तब रिवर्स फ्लैश उसे बोलता है कि वो उसकी सेकंड फियांसे फियोना वेब को भी वैसे ही मारेगा जैसे उसने आयरिस को मारा था। और बेरी गुस्से में आके रिवर्स फ्लैश की गर्दन तोड़ देता है, जिसके बाद रिवर्स फ्लैश ऑफ कोर्स मर जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। नंबर 3, फ्लैश रन 13 ट्रिलियन टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो अभी तक जितने भी लोगों को नहीं पता कि फ्लैश कितना फास्ट है, इस पॉइंट के एक्सप्लेनेशन के बाद तुम्हें प्रॉब्ली पता लगने ही वाला है। तो फ्लैश ने एक पूरे टाउन को बचाया था विद अ पॉपुलेशन ऑफ 532,000 पीपल, वो भी जस्ट एक माइक्रो सेकेंड में। मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है और इससे तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं लगा कि फ्लैश की लिटरल स्पीड कितनी है। तो मैं बता दूँ कि फ्लैश की जो मैक्सिमम अटेन्ड स्पीड है वो है 13 ट्रिलियन टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। और ये लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इतनी स्पीड पे मेरे हिसाब से डीसी यूनिवर्स में कोई भी कैरेक्टर अभी तक नहीं पहुंचा है। और ये जस्ट नंबर्स है, इसलिए तुम्हें इतना इंप्रेसिव नहीं लग रहा होगा, बट अकॉर्डिंग टू अ थ्योरी, अगर किसी भी पर्सन ने, किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ने कोशिश करी नियर लाइट स्पीड अचीव करने की, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकती है। और इसका एग्जांपल तुम्हें इस चीज़ से मिल जाएगा कि जब एक स्पेसशिप्स आउटर स्पेस में जाती है तब उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और जब आउटर स्पेस से कोई भी चीज़ अर्थ के अंदर आती है तब उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। वही सेम प्रेशर ह्यूमन बॉडी के ऊपर पड़ेगा अगर कोई भी ऐसा अचीव करने की कोशिश करेगा। और फ्लैश के साथ ये केस इसलिए है, मतलब उसकी बॉडी पे इतना ज़्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि बेरी की जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करती है स्पीड फोर्स, और बेरी के अराउंड एक स्पीड फोर्स ऑरा होता है जो कि सारी की सारी एग्जर्शन और सारा का सारा प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए बेरी की जो लिटरल बॉडी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इससे एक चीज़ और प्रूव होती है कि इसलिए कोई भी ह्यूमन बीइंग के लिए ये स्पीड अचीव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। 13 ट्रिलियन टाइम्स फास्टर देन द लाइट तो बहुत ही ज़्यादा आगे वाली बात है, लेकिन नियर स्पीड ऑफ लाइट भी जाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। नंबर 2, फ्लैश कैन पोजेस ग्रीन लैंटर्न रिंग एंड पावर्स। तो फ्लैश फास्ट होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी है, एंड हमें एक चीज़ जो डीसी में दिखाई गई है कि ग्रीन लैंटर्न की रिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट है एंड वो खुद अपना वर्दी विल्डर चूज करती है, समवट सिमिलर लाइक म्योलनीर। एंड हमें ये भी पता है कि ग्रीन लैंटर्न की रिंग जस्टिस लीग में कोई पोजेस नहीं कर सकता है एक्सेप्ट फॉर फ्लैश। तो फ्लैश ने ग्रीन लैंटर्न की पावर्स के साथ साथ उसकी रिंग भी पोजेस की हुई है कॉमिक्स में, एंड हो सकता है हमें एरोवर्स के फ्यूचर क्राइसिस में हमें ग्रीन लैंटर्न इंट्रोड्यूस हो। और हम जानते हैं कि ग्रीन लैंटर्न कौन बनने वाला है, जॉन डिगल ग्रीन लैंटर्न बनेगा अगर कभी फ्यूचर में बना तो। और अगर वो बनता है तो फ्यूचर क्राइसिस में वो भी एक पार्ट होगा टीम का, और हो सकता है कि बेरी पोजेस करे तब ग्रीन लैंटर्न की रिंग। मैं तो बस एक्साइटेड हूँ कि ग्रीन लैंटर्न और बेरी का मिक्सचर कितना ज़्यादा औसम होगा और इस करेक्टर का नाम क्या होगा। अगर तुम लोगों को इन दोनों के मिक्सचर का इंटरेस्टिंग नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कर देना। आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 पे। नंबर 1, हु इज़ ग्रैंट गस्टिन्स फेवरेट डीसी। और इसी के साथ मैं एक चीज़ पे अपना ओपिनियन देना चाहूँगा, और वो ये है कि वाई ग्रैंट गस्टिन शुड बी कास्ट इन DCU मूवीज़। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि DCU मूवीज़ के अंदर फ्लैश का कैरेक्टर एज़रा मिलर प्ले करते हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस वीडियो में एज़रा मिलर के बहुत सारे फैंस होंगे जो ये बोलेंगे कि मैं एज़रा मिलर को सिंपली क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ जस्ट ग्रैंट गस्टिन की वजह से, और ग्रैंट गस्टिन बायस्ड हूँ मैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस चीज़ पर अपना ओपिनियन देना चाह रहा हूँ कि क्यों ग्रैंट गस्टिन को DCU मूवीज़ में ले लेना चाहिए और एज़रा मिलर को हटा देना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एज़रा मिलर की एक्टिंग से। एज़रा मिलर की एक्टिंग मैं नहीं जानता कैसी है, क्योंकि मैंने एज़रा मिलर की फ्लैश के अलावा और किसी भी मूवी में एक्टिंग नहीं देखी, बट अगर मैं सीरियसली बोलूँ तो उन्होंने फ्लैश के कैरेक्टर को रूइन कर दिया है, पूरी तरह रूइन कर दिया है, क्योंकि फ्लैश के अंदर एक मैच्योरिटी और एक सेंस ऑफ जस्टिस का लुक होना चाहिए, लाइक उसकी आईज में मैच्योरिटी दिखनी चाहिए। बट एज़रा मिलर की एक्टिंग में हमें सिर्फ क्रीपीनेस और इमेच्योरिटी दिखती है। और अब मैं जानता हूँ तुम में से बहुत लोग ये बोलोगे कि एज़रा मिलर की अभी तक कोई मूवी नहीं आई है, मतलब स्टैंड अलोन मूवी नहीं आई है फ्लैश की, और मुझे उस मूवी को देखने के बाद डिसाइड करना चाहिए कि एज़रा मिलर की एक्टिंग कैसी है। बट लिटरली एज़रा मिलर की एक्टिंग मैंने 4 घंटे की स्नाइडर कट में देखी थी, और 4 घंटे की स्नाइडर कट सीरियसली बहुत ज़्यादा अमेजिंग।
जिसके अंदर हर एक कैरेक्टर को कैरेक्टर डेवलपमेंट का प्रॉपर टाइम मिला, बट उसके बावजूद भी एज़रा मिलर के फ्लैश के साथ कोई भी कनेक्ट नहीं हो पाया जैसे हम लोग ग्रांट गस्टिन के फ्लैश के साथ कनेक्ट होते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि ग्रांट गस्टिन फ्लैश पिछले 10 साल से प्ले कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम उनसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक और रीज़न है जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि एज़रा मिलर फ्लैश को आगे कंटिन्यू करे, और वो ये है कि उनके कोई ना कोई केस बाहर आते ही रहते हैं और वो बहुत बार ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूँ कि हमें किसी के भी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से उसकी एक्टिंग करियर को जज नहीं करना चाहिए, बट मैं क्लियरली यहाँ पे जज करूँगा और मुझे करने का पूरा राइट है, क्योंकि ग्रांट गस्टिन ने बेरी एलन के कैरेक्टर में अपना 100% दिया है और बेरी एलन के कैरेक्टर को इतना ज़्यादा पॉपुलर बनाया है, द फ्लैश के कैरेक्टर को इतना ज़्यादा पॉपुलर बनाया है, द फ्लैश के शो को इतना ज़्यादा पॉपुलर बनाया है। तो मैं नहीं चाहता कि एज़रा मिलर अब आके सीधा फ्लैश के कैरेक्टर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दें, और मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं जानता कि वार्नर ब्रदर्स कौन सा माल फूकते, क्योंकि ये बेस्ट एक्टर्स को निकाल देते हैं और जितने भी वर्स्ट एक्टर्स हैं उन्हें साथ में रखते हैं, ताकि इनकी मूवीज़ को जितना क्रिटिसिज्म और बैड रिव्यूज़ मिलते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा मिले। बट सीरियसली ये लोग कुछ बहुत ही ज़्यादा बेकार डिसीजंस लेते हैं, जैसे हेनरी कैविल के सुपरमैन को निकालना, जबकि इनके अपने कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं हेनरी कैविल के साथ। तो ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब एक अच्छे एक्टर को निकाला जाता है विदाउट एनी रीज़न। और मैं नहीं जानता कि एम्बर हर्ड और एज़रा मिलर को इन लोगों ने अभी तक क्यों अपने साथ रखा हुआ है, जबकि इन्होंने एज़रा मिलर के आगे जितने ही प्रोजेक्ट से, द फ्लैश मूवी के आगे जितने ही प्रोजेक्ट एज़रा मिलर के साथ थे वो सारे होल्ड पर डाल दिए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ग्रांट गस्टिन दिखेंगे एज नेक्स्ट फ्लैश इन द मूवी। तो बेसिकली अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं चाहता हूँ कि DCU की जो अगली से अगली फ्लैश मूवी आएगी, मतलब जो सेकंड फ्लैश इंस्टॉलमेंट होगी DCU की, अगर ये लोग बनाते हैं तो उसमें ग्रांट गस्टिन एज फ्लैश कास्ट हो और आयरिस का रोल डैनियल पैनाबेकर करे, क्योंकि डैनियल पैनाबेकर और ग्रांट गस्टिन जैसे अपने कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हैं वो जस्ट अमेजिंग है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि डैनियल पैनाबेकर और ग्रांट गस्टिन एज आयरिस एंड बेरी इंट्रोड्यूस हो हमें नेक्स्ट फ्लैश मूवी में, जो अब आने वाली है उसमें नहीं, उसकी अगली मूवी में। इसके अलावा भी डैनियल पैनाबेकर बहुत ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस हैं और वो बहुत ज़्यादा सुपर क्यूट भी हैं, तो वो आयरिस वेस्ट के रोल में बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से फिट इन होंगी। और ग्रांट गस्टिन डैनियल पैनाबेकर की ऑलरेडी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। केटलिन स्नो होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि वो शो पे आयरिस वेस्ट है। नो हेट टू कैंडिस पैटर्न, वो आयरिस का रोल बहुत अच्छे से करती हैं, बट सीरियसली मुझे इन दोनों की जो बॉन्डिंग अच्छी लगती है वो मुझे कैंडिस पैटर्न और ग्रांट गस्टिन की बॉन्डिंग में नहीं दिखती है एज आयरिस वेस्ट एंड बेरी एलन। खैर अगर इस टॉपिक के मुझसे पूछो तो मैं पूरा टाइम बात कर सकता हूँ, बट वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और वीडियो और लंबी ना हो तो विद दैट बीइंग सेड वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। और अगर कोई अमेजिंग फैक्ट तुम्हें पता है द फ्लैश सीरीज़ के बारे में तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और साथ ही साथ अपना भी ओपिनियन बता देना कि तुम क्या चाहते हो कि अगली फ्लैश मूवी में ग्रांट गस्टिन एज फ्लैश मिले या फिर एज़रा मिलर ही तुम्हें एज फ्लैश चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।